गुड इवनिंग ऑल ऑफ यूज। कल की जो क्लास थी उससे आज की क्लास आगे बढ़ाते हुए हम आज छत्तीसगढ़ के इतिहास न पढ़ के भारत के इतिहास ही पढ़ते हैं, क्योंकि कल की क्लास में आपने मैप्स से जो पढ़ा था वो आज की क्लास में हम आगे देख लेते हैं कि अंग्रेज़ों ने और कौन कौन से रियासत को कैसे कैसे अपने कब्जे में लिया, कैसे कैसे उन पे अधिकार किया। ठीक उस हिसाब से हमने कल तक देखा था। कल हमने देखा था कर्नाटक और हैदराबाद रियासत के साथ फ्रांसीसियों को रिप्लेस किया। ठीक उसके बाद हमने देखा था कल मैसूर रियासत, उसके बाद हमने देखा था कल मराठा। ठीक ये 3 रियासत कल हम देख चुके थे। ठीक तो समझ लीजिए ये हिस्से से लेके यहाँ तक के जो भी हिस्सा रहा, ठीक मैप में जो आपको दिख रहा है, ये सब हिस्से में अब किसका अधिकार हो गया है? ब्रिटिशों का आधिपत्य स्थापित हो गया है। अब बचा ये बंगाल वाला हिस्सा। उस समय बंगाल बहुत बड़ा हुआ करता था, ये बंगाल वाला ये पूरा हिस्सा हुआ करता था। ठीक ये वाले हिस्से को छोड़ दीजिएगा, ये इधर का हिस्सा नहीं, इधर का हिस्सा जो है ये बंगाल हुआ करता था। तो बंगाल वाले हिस्से में पहले तो आप एक काम करिएगा, ये मैप को बना लीजिएगा अपने कॉपी में। सबसे पहली काम तो यही है, उसके बाद नोट करिए, नोट डाउन करिए। और किसी किसी स्टूडेंट के मन में कल जैसे कि मेरे को मैसेज आया था उस हिसाब से आता है कैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो इसमें मॉडर्न इंडिया में अगर बात करूं तो देखिए फ्रांसीसियों के को कैसे रिप्लेस किया गया, ये प्रीलिम्स के हिसाब से क्वेश्चन और मेंस के हिसाब से क्वेश्चन। ब्रिटिशों ने फ्रांसीसियों की सत्ता को कैसे निष्कासित किया, इस पे प्रकाश डालिए। ये मेंस के आधार पे आएगा जिसको आपको लिखना है। कल मेंस के आधार पे ही आपको बताया था कारण क्या था। ठीक उन दोनों का यूरोप में लड़ाई, एक पर्सिया और एक ऑस्ट्रिया की तरफ से लड़ रहे थे, तो वहाँ दुश्मन थे तो यहाँ भी दुश्मन बन गए। ठीक और कर्नाटक और हैदराबाद रियासत में उत्तराधिकारी का संघर्ष, तो इसका फ़ायदा अंग्रेज़ों ने उठाया और एक तरफ से फ्रांसीसी लड़े। ठीक दोनों चाहते थे कि यहाँ से अंग्रेज़ चले जाए और यहाँ से फ्रांसीसी चले जाए। ठीक ये उसका महत्वपूर्ण कारण रहा, यहीं से उसकी पृष्ठभूमि बनी। उसी को 5 पॉइंट में लिखना है आपको, कहाँ कहाँ से क्या क्या हुआ, किस युद्ध से रिप्लेस हुए। वांडीवास का युद्ध हुआ, उसमें पेरिस की संधि हुई, वहाँ से फ्रांसीसी रिप्लेस हो गए। ठीक उनके तरफ से कौन लड़ा, तो फ्रांसीसियों की तरफ से काउंट डी लैली लड़ा। ठीक और अंग्रेज़ों की तरफ से अंग्रेज़ों का सेनापति आयरकुट लड़ा था। ठीक काउंट डी लैली पराजित हो गया। कर्नाटक की तरफ से लड़ रहे थे फ्रांसीसी, ठीक काउंट डी लैली पराजित हो गया। ठीक थर्ड आंग्ल कर्नाटक युद्ध से और आयरकुट विजयी हुआ। ठीक और यहाँ से फ्रांसीसियों की सत्ता निष्कासित हो गई भारत से। ठीक फ्रांसीसियों के पास, लेकिन याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, भारत का पांडिचेरी उनके पास ही था। जो हम लास्ट में 1960 में हमारा देश आज़ाद हो जाएगा और 1956 में हम राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाएंगे, उसी के तहत सब राज्यों की गठन होगी हमारे भारत देश में। तो उसी में फिर पांडिचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश बनेगा। ठीक आगे देखते हैं। आज देखेंगे हम कौन कौन सी रियासत अभी बचे हैं जिनका विलय अंग्रेजी सत्ता में कैसे है। तो ये वाला हिस्सा तो पूरा अंग्रेजों के हाथ में चले गया है, अब बचा है बंगाल। तो यहीं से आप बंगाल देखते हैं। तो 1740 में अलीवर्दी, ये देखिए 1740, 1757, 1764 3 लिखा है। देखिए 1740 में अलीवर्दी खान ने स्वतंत्र बंगाल रियासत की स्थापना की और 1717 में, पहले ध्यान दीजिएगा, फर्रुख सियर के साथ अंग्रेजों का समझौता हुआ था, जिसमें उन्होंने 10,000 वार्षिक देय पे अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने की अनुमति प्रदान की थी। ठीक एक समझौता। तो इसमें समझौता में बताया गया था कि अंग्रेज व्यापार बस करेंगे, लेकिन ठीक तो इसी समय आप ध्यान दीजिएगा 1740 में अलीवर्दी खां ने स्वतंत्र बंगाल रियासत की स्थापना की। अब उसके बाद 1740 में अलीवर्दी खां ने स्वतंत्र बंगाल रियासत की स्थापना की। ठीक इतना समझ पाए। और इसके बाद फिर 1756 में, ठीक
जो 1756 में, 1757 के पहले 56 भी है, 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है। ठीक, अंग्रेजों के द्वारा जो फर्रुखसियर से 1717 में समझौता हुआ था उस एक्ट का उल्लंघन किया जाता है, और इसी 1756 में जब सिराजुद्दौला नवाब बनता है और उस एक्ट का उल्लंघन होते हुए देखता है, अंग्रेज बंगाल में व्यापार में अपना कूटनीति दिखा रहे हैं, कूटनीति स्थापित कर रहे हैं, कूटनीति चला रहे हैं, ये सबको जब सिराजुद्दौला नवाब बनता है और ये सबको देखता है, तो उसी समय संभवतः 100 से ज़्यादा अंग्रेजों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और एक काल कोठरी में डाल दिया जाता है, जिसको ब्लैक होल की घटना कहते हैं। ठीक, ब्लैक होल की घटना कहते हैं। ठीक, 1756 में ब्लैक होल की घटना हुई, और यही आगे चल के भविष्य में जो युद्ध हुआ 1757 में, प्लासी का युद्ध, इसका पृष्ठभूमि और प्रमुख कारण बना। फिर 1757 में बंगाल में ही प्लासी का युद्ध हुआ। ठीक, जो अभी बिहार में है ये दोनों स्थान, याद रखिएगा, उस समय बिहार भी बंगाल में ही आता था, ये पूरा हिस्सा ऐसे। ठीक, तो प्लासी नामक स्थान पे युद्ध हुआ, अंग्रेज वर्सेस बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला। ठीक, तो इन दोनों के, अंग्रेज और इसके वर्सेस युद्ध हुआ, युद्ध होगा, सिराजुद्दौला जो रहेंगे वो ये युद्ध में मारे जाएंगे, सिराजुद्दौला पराजित हुए, अंग्रेज विजयी हुए, और संभवतः अंग्रेजों का पूरे बंगाल में व्यापार करने का जो कूटनीति चला रहे थे उसकी स्वतंत्रता मिल गई। ठीक, इतना समझ पाए क्या बताया? 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, अंग्रेज वर्सेस बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला इस युद्ध में मारा गया। ठीक, और अंग्रेजों ने इस युद्ध में विजयी हुए और बंगाल में स्वतंत्र रूप से शासन करने लगे। ठीक, ये जो बंगाल है आपको दिख रहा है, इसमें शासन करने लगे। अब यहाँ से ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो पहली बात तो ये है, इस युद्ध की पृष्ठभूमि, मेंस के हिसाब से अगर हम देखें तो इस युद्ध की पृष्ठभूमि और कारण क्या था, तो ब्लैक होल की घटना। ठीक, और उसका द्वितीय कारण था आपका फर्रुखसियर के एक्ट का उल्लंघन किया था अंग्रेजों ने, यही कारणवश 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, यही इस युद्ध की पृष्ठभूमि मिली। अब उसके बाद जैसे आ गया प्लासी के युद्ध पे प्रकाश डालिए, तो उसमें आप बता सकते हैं प्लासी के युद्ध का कारण बता सकते हैं, 2 कारण। ठीक, और उसके बाद आप बता सकते हैं प्लासी का युद्ध किनके किनके मध्य हुआ, अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य। इस युद्ध में सिराजुद्दौला की मृत्यु हो गई और अंग्रेजों को बंगाल में स्वतंत्र व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हो गया। ठीक, ये हो गया आपका। ये अगर प्लासी के युद्ध में प्रकाश डालिए आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 30 या 60 शब्द में आएगा, इतने शब्द में आप लिख सकते हैं। इतने ही कंटेंट याद रखिए, सिर्फ कंटेंट ही याद रखना चाहिए, चाहे वो प्री के लेवल से रहे चाहे वो मेंस के लेवल से, आप क्रैक कर सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद अगर हम बंगाल में ही बात करें तो बंगाल में अभी बंगाल पूरा तरीके से अंग्रेजों के अधीन नहीं हुआ है। ठीक, तो अंग्रेज तो बंगाल में व्यापार करना चाहते थे लेकिन खुद के द्वारा नहीं, क्योंकि खुद के द्वारा करते तो बंगाल के जो लोग थे वो अंग्रेजों के क्या हो जाते, विरुद्ध हो जाते, तो वो बंगाल के लोग विरुद्ध ना हो, इस कारण उन्होंने एक अपना कठपुतली के रूप में एक शासक नियुक्त किया। ठीक, नियुक्त किया, मीर जाफर को नियुक्त किया। फिर अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया, जो कि ध्यान में रखिएगा मीर जाफर को प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला मारा गया। ठीक, सिराजुद्दौला की मृत्यु के पश्चात अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। वो याद रखिए, ये जो मीर जाफर है ये अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली था। ठीक, ये अंग्रेज जो कहते थे वैसे ही यहाँ व्यापार करता था, लेकिन कुछ समय बाद इसकी अयोग्यता को देखते हुए, ठीक, और लालसा की भावना को देखते हुए मीर जाफर को हटा के अंग्रेजों ने मीर कासिम को नवाब बनाया। ठीक, मीर जाफर को हटाया और मीर कासिम को नवाब बनाया, लेकिन जो मीर कासिम था ये स्वाभिमानी व्यक्ति था। ठीक, और ये अंग्रेज जो बंगाल के लोगों पे
अपनी कूटनीति चला रहे थे उसको उसके पक्ष में नहीं था, उसका विरोध करता था। इस कारण मीर कासिम और अवध के नवाब, ठीक देखिए ये आपका बंगाल हो गया, ठीक ये उत्तर प्रदेश में, ये इधर अवध, ठीक और ये दिल्ली, ठीक तीनों को एक साथ लेके चलिए। ठीक देखते हुए जैसे मीर कासिम को नवाब बनाया तो मीर कासिम देखा कि अंग्रेजों की कूटनीति ये सब के विरुद्ध था मीर कासिम, और स्वयं ही एक स्वाभिमानी व्यक्ति होने के कारण, स्वाभिमानी शासक होने के कारण ये सब अंग्रेजों के क्या करने लगे, अंग्रेजों के विरोध करने लगे, अंग्रेज का विरोध करने लगे। तो इसने देखा कि अंग्रेजों की सेना बहुत बड़ी है, मैं अकेले ही युद्ध नहीं कर सकता। इस कारण मीर कासिम ने अवध के नवाब सिराजुद्दौला और तत्कालीन मुगल बादशाह जो दिल्ली में थे शाह आलम, तत्कालिक मुगल बादशाह जो दिल्ली में थे शाह आलम तीनों एक साथ मिल के फिर अंग्रेजों के विरुद्ध 1764 में बक्सर का युद्ध लड़े। बक्सर की युद्ध में युद्ध लड़े, ठीक कौन कौन रहे, बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब सिराजुद्दौला और तत्कालिक मुगल बादशाह जो दिल्ली में थे वो थे शाह आलम। तीनों एक तरफ थे और ब्रिटिश उसके विरुद्ध में थे। तब भी याद रखिएगा कि इस युद्ध में, बक्सर की युद्ध में तीनों नवाब पराजित हुए और ब्रिटिश विजयी हुए। ठीक ब्रिटिश विजय हुए, ब्रिटिश के तरफ से लड़े थे कैप्टन मुनरो, ठीक तो कैप्टन मुनरो विजयी हो गए और तीनों नवाब मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम तीनों पराजित हो गए। और इसी कारण यहाँ से ऐसा माना जाता है, इतिहासकार ऐसे मानते हैं कि भारत के सत्ता का निर्धारण इसी युद्ध के पश्चात हुआ, और इसी युद्ध के पश्चात ऐसा माना जाता है कि भारत में ब्रिटिशों की सत्ता स्थापित हो गई। इसी कारण बक्सर के युद्ध को एक महत्वपूर्ण निर्णायक युद्ध के रूप में लिया जाता है। इससे हमारे भारत में जो आने वाले समय, भारत में जो आने वाला समय था, आगामी जो समय थे उसमें कौन भारत में राज्य करेगा, इस सत्ता का निर्धारण बक्सर के युद्ध से हुआ, ऐसा हमारे इतिहासकार मानते हैं और ऐसा आप भी देख सकते हैं। इसके बाद जितने भी रहे अंग्रेज सबको पराजित करेंगे और यहीं से अपनी सत्ता पूरे, देखिए जैसे ही बंगाल पराजित हुआ तो आप निचली हिस्सा और इधर के मध्य भारत में पूरे इतने हिस्से में तो अंग्रेज ही आ गए हैं। ठीक तब भी यहाँ से ध्यान रखिए, जो शाह आलम थे पराजित हुए, शाह आलम को पेंशन व्यवस्था में फिर आगे भेज दिया जाएगा। इसके बाद तो अकबर द्वितीय ही शासन करेंगे, ठीक और इसके बाद जो सिराजुद्दौला थे वो तो उनको भी पेंशन व्यवस्था में भेज दिया गया। यहीं से याद रखें इलाहाबाद की संधि हुई और इस संधि, ठीक 64 में युद्ध हुआ, 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद की संधि हुई उसी में बोला गया कि अब इनको वार्षिक देय में आप शासन करेंगे, आपका शासन में कोई अधिपत्य नहीं रहेगा, आप एक हमारे ब्रिटिश अधिकारी के रूप में शासन करेंगे, ऐसा हम कहा गया। और पूरे भारत के मध्य भारत और निचले भारत में पूरे अंग्रेज ब्रिटिशों का क्या हो गया, अधिकार हो गया, आधिपत्य स्थापित हो गया। ठीक समझ पाए? ओके, तो ये कंटेंट याद रखेंगे, ये कंटेंट के हिसाब से आप मेंस में भी लिख सकते हैं और प्री में भी लिख सकते हैं। ठीक अब देखते हैं हम इधर पंजाब रियासत, ठीक पंजाब रियासत के बाद सिंध और अफगानिस्तान। ठीक ये तीन रियासत को आज और देख लेते हैं। अगर इधर का 2-3 रियासत जो अभी तक आपने उतना ध्यान नहीं दिया उसको भी हम ज़्यादा होगा तो कल देख लेंगे, कल की क्लास छुट्टी रहेगी। नेपाल, तिब्बत, भूटान, बर्मा, ये सब में अंग्रेजों का आधिपत्य कैसे स्थापित हुआ। ठीक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेंस के दृष्टिकोण से भी और प्री के दृष्टिकोण से भी। प्री ज़्यादातर क्वेश्चन इन सब से नहीं पूछता है, इन सब से पूछता है। ठीक जो अभी बताएं ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही तो मॉडर्न इंडिया का न्यू लगता है जी, कि मॉडर्न इंडिया को आपको कैसे पढ़ना है। समझ पाए कौन कौन रिप्लेस हो गया? कर्नाटक, हैदराबाद, मैसूर, मराठा, बंगाल, ठीक सब रिप्लेस हो गए यहाँ से। ठीक और साथ में दिल्ली, मुगल भी रिप्लेस हो गया, समझ लीजिए। मुगल रिप्लेस होगा आपका
1857 की क्रांति से 1857 के युद्ध से होगा वो पूर्णतः रिप्लेस। लेकिन अभी से समझ लिए कि ब्रिटिश के सत्ता से मुगल रिप्लेस हो गया, क्योंकि वार्षिक डे में आप काम करेंगे ना, इनके कठपुतली बन के काम करते हैं, समझिए, जो मुगल रहते हैं, मुगल बादशाह वो। ठीक, अब देखते हैं पंजाब रियासत। पंजाब और साथ में ये आपका जम्मू कश्मीर वाला भाग, जम्मू कश्मीर वाले भाग को और पाकिस्तान के पंजाब और भारत के पंजाब को मिला के उस समय पंजाब रियासत हुआ करता था। ठीक, राजा रणजीत सिंह ने 1797 में स्वतंत्र पंजाब रियासत की स्थापना की थी। ठीक, राजा रणजीत सिंह ने 1797 में स्वतंत्र पंजाब रियासत की स्थापना की थी। ठीक, और पंजाब रियासत की स्थापना की, यहीं से ध्यान में रखिए, ये रहा आपका पंजाब रियासत। एक बार मैं पंजाब रियासत में और जूम करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक, ये रहा आपका पंजाब रियासत, देखिए ये आपका पंजाब रियासत है, दिख रहा है। ये पूरा हिस्सा उस समय पंजाब के पक्ष में आता था, इतना हिस्सा समझ लीजिए, ये वाला, ये पूरा हिस्सा, ये ऐसे। ठीक, पंजाब के पक्ष में आता था पंजाब रियासत। 5 नदियों बहती थी, इसी कारण उसको पंजाब नाम मिला। ठीक, सिंधु, सतलज, ये सब बहती थी, इस कारण पंजाब नाम मिला। 5 नदियाँ जहाँ से बहती उसको पंजाब बोला जाता है। ठीक, ये पंजाब रियासत में राजा रणजीत सिंह जो थे, उन्होंने पंजाब में सिखों का है ना, सिख रहेंगे ना वहाँ, तो सिख रियासत की स्थापना करेंगे, जिसको पंजाब रियासत के नाम से भी जाना जाता था। राजा रणजीत सिंह 1797 में सिख रियासत की स्थापना करते हैं। उसके बाद 1809 में राजा रणजीत सिंह अमृतसर की संधि करते हैं। अंग्रेजों के मध्य अमृतसर की संधि हुई, सिख और अंग्रेजों के मध्य 1809 में। सिख और अंग्रेजों के मध्य, सिख की तरफ से राजा रणजीत सिंह रहेंगे और अंग्रेजों के मध्य मिंटो रहेंगे, मिंटो फर्स्ट। उनके मध्य आपका क्या रहेगा, अमृतसर की संधि होगी। ठीक, अमृतसर की संधि हुई, इसमें कुछ बातें रहे। अब इसके बाद मतलब समझौता हुआ एक संधि में। ठीक, अब इसके बाद देखा गया कि राजा रणजीत सिंह की 1839 में मृत्यु हो गई। ठीक, अब इसके बाद उसके पुत्र जो खड़क सिंह रहे, ये सब रहे, इनमें वो योग्यता नहीं थी जो योग्यता राजा रणजीत सिंह में थी। राजा रणजीत सिंह वाक कटु थे। ठीक, वार्तालाप में कटु थे, समझौता में कटु थे, उनकी वाणी में तीव्रता थी। ठीक, बहुत सारे चीज़ एक ऐसा था राजा रणजीत सिंह के पास। ठीक, एक सुयोग्य शासक थे। ठीक, ये सब उनके पुत्र खड़क सिंह जो शासक बने उनमें नहीं थी। तो अंग्रेज़ों ने अब इसी बात का फ़ायदा उठाया। ठीक, और 1845-46 में फर्स्ट आंग्ल सिख युद्ध हुआ। ठीक, हार्डिंग के समय फर्स्ट आंग्ल सिख युद्ध हुआ, इसमें सिख पराजित हो गए। ठीक, और एक समझौता के साथ सिख रियासत को अभी अंग्रेजों ने नहीं मिलाया। इसके बाद जब डलहौजी आएंगे 1848-49 में, 48 से 54 तक रहते हैं डलहौजी इसी समय आते हैं। फिर डलहौजी के समय सेकेंड आंग्ल सिख युद्ध होगा। इस युद्ध में सिख के तरफ से दिलीप सिंह लड़ेंगे और डलहौजी अंग्रेजों की तरफ से, डलहौजी गवर्नर जनरल बन के आते हैं। डलहौजी दिलीप सिंह को पराजित कर देंगे। दिलीप सिंह को पेंशन व्यवस्था में ये लंदन भेज देते हैं, ब्रिटेन भेज देंगे, लंदन भेज देंगे, वार्षिक पेंशन दे में वह लंदन भेज देते हैं। और सिख रियासत को 1849 में ब्रिटिश अपने सत्ता में मिला लेते हैं। ठीक, डलहौजी के नीति के तहत, और डलहौजी की नीति को हड़प नीति कहते हैं, हड़प लेते हैं, समझ लीजिए। डलहौजी आया, युद्ध की नीति से इसको जीत लिया, किसको, सिख रियासत या पंजाब रियासत। ठीक, समझ पाए। और जो अंतिम शासक रहे दिलीप सिंह, उसको पेंशन व्यवस्था में लंदन, वार्षिक देव पेंशन व्यवस्था में लंदन भेज दिया। ओके, समझ पाए।
ठीक, चलिए आगे देखते हैं अफगानिस्तान और सिंध रियासत। पहले देखते हैं नेपाल। ठीक, देखिए ये जो नेपाल रहा, नेपाल में उस समय ना जो नेपाल में शासन कर रहे थे, तो नेपाल को शासनों को बोरखा लोग थे नेपाल में, जो कि युद्ध में बहुत निपुण हुआ करते थे। गोरखा लोग थे, युद्ध में बहुत निपुण हुआ करते थे। ये अंग्रेजों को परेशान किया करते थे। जब अंग्रेज कुछ व्यापारिक नीति में यहाँ से ऐसे जाते रहते थे, गोरखा लोग बहुत परेशान किया करते थे। ठीक, इनके सेना को बहुत क्षति पहुँचाते थे। इस कारण नेपाल में अपना आधिपत्य स्थापित करना अंग्रेजों को बहुत महत्वपूर्ण हो गया, बहुत ही जरूरी हो गया, समझ लीजिए इम्पॉर्टेंट हो गया। तो फिर लॉर्ड हेस्टिंग के समय 1814 से 1816 के मध्य आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ। लॉर्ड हेस्टिंग रहेंगे, आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ। नेपालों के तरफ से बोरखा ने लड़ा युद्ध और अंग्रेजों की तरफ से लॉर्ड हेस्टिंग रहे। इन्होंने युद्ध हुआ, आंग्ल नेपाल युद्ध। इस युद्ध से जो बोरखा रहे नेपाल के, वो पराजित हो गए। ठीक, वो पराजित हो गए और अंग्रेज ने नेपाल को ब्रिटिश सत्ता में शामिल कर लिया। ठीक, याद रखिएगा यहीं से, जो नेपाल को अंग्रेजों ने ब्रिटिश सत्ता में शामिल नहीं किया, बस उसको अपने आधिपत्य में शासन करने को कहा गया। और ये कहा गया कि बोरखाओं को ये कहा गया कि जब भी युद्ध होगा तो तुम हमको युद्ध में सहायता दोगे, ऐसे समझौता के साथ उनको शासन करने को कहा गया। ठीक, अब यहाँ से देखिएगा एक चीज़ और बता दूँ, नेपाल उस समय हुआ करता था, तो नेपाल का जो हमारा उत्तराखंड वाला हिस्सा है, उत्तराखंड दार्जिलिंग वाला हिस्सा, ये सब नेपाल के अधीन हुआ करता था। तो इसी आंग्ल नेपाल युद्ध से अंग्रेजों ने उत्तराखंड और दार्जिलिंग वाले हिस्से को भारत में शामिल कर दिया, अपने अधीन ले लिया और भारत का हिस्सा बना दिया, और नेपाल को फिर अलग से शासन करने की अनुमति दी और बोला गया कि तुम हमको युद्ध में सहायता प्रदान करोगे, ये सब। ठीक, अगर मेंस की दृष्टिकोण से आता है तो सीधा सीधा देखिए 1814-1816 में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ। ठीक, नेपालों की तरफ से बोरखाओं ने लड़ा। ठीक, और अंग्रेजों की तरफ से लॉर्ड हेस्टिंग ने, इन दोनों युद्ध में बोरखा पराजित हुए और भारत में उत्तराखंड और दार्जिलिंग वाले हिस्सा को शामिल किया गया। और साथ में जो बोरखा रहे उनको कहा गया कि आप युद्ध में और अन्य गतिविधियों में हमको सहायता प्रदान करेंगे और आप हमारे अधीन नेपाल के में शासन करेंगे। ठीक, समझ पाए? इतना आप 30 शब्दों में ही पूछा जाएगा, 30 शब्दों में लिख सकते हैं। ठीक, सिर्फ कंटेंट याद। युद्ध का कारण तो बोरखाओं का अंग्रेजों के जो संधि रही उसको स्वीकार नहीं करना, फर्स्ट कारण। साथ में बोरखाओं का अंग्रेजों के सेनाओं को क्षति पहुंचाना, सेकंड कारण। ऐसे 2 कारण और यही उसकी पृष्ठभूमि बनी। ठीक, समझ पाए? ओके। उसके बाद देखिए ये यहाँ पास जो दिख रहा है आपको, ये आपका जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा। ठीक, जम्मू कश्मीर वाले हिस्से को, ये जो जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा रहा, इस जम्मू कश्मीर वाले हिस्से को अंग्रेजों ने 1848 में गुलाब सिंह डोगरा को बेच दिया। गुलाब सिंह डोगरा को बेच दिया जम्मू कश्मीर वाले हिस्से को। अब गुलाब सिंह डोगरा उसमें शासन कर रहा था। इसी कारणवश आगे चल के नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बनेंगे, उसी से टाइम जम्मू कश्मीर को एक आपका क्या है, जम्मू कश्मीर पहले क्या हुआ करता था, एक अलग सा राज्य हुआ करता था, एक विशेष राज्य। इसी कारण गुलाब सिंह डोगरा को बेच दिया था, तो ये अलग हिस्सा हो गया था। इसको नेहरू जी शामिल करेंगे, तो शामिल करने के साथ में वो इसको एक विशेष राज्य की दर्जा दे देते हैं। ठीक, समझ पाए? ओके।
अच्छा है, समझ में आ रहा है आप लोग को, सबको समझते जाइए। अब देखिए अफगानिस्तान को देख लेते हैं एक बार। अफगानिस्तान और सिंध, ये दोनों को देख लेते हैं। देखिए रूस, यूरोप में रूस और यूरोप में जो रूस रहेंगे और रूस के साथ में आपका ब्रिटेन, रूस और ब्रिटेन का यूरोप में क्या है, मतभेद चल रहा था, मतलब दुश्मनी चल रही थी। और इधर से रूस देख रहा था अफगान में कब्जा करना और इधर से ब्रिटेन। तो रूस और ब्रिटेन, रूस और ब्रिटेन अफगान में कब्जा करना चाहते थे, दोनों ही कब्जा करने के लिए आ रहे थे। और इधर से अफगानिस्तान, तीनों का युद्ध हुआ। कहाँ हुआ, यहीं से देखिए सिंध भी आ जाएगा साथ में। तीनों का युद्ध हुआ। युद्ध में रूस तो थोड़ा सा पीछे हटा, अफगान और ब्रिटिश का युद्ध हुआ। इस युद्ध में रूस ने अफगान का साथ देते हुए ब्रिटिश को खदेड़ना चाहा। और याद रखिए यहीं से कि ये युद्ध ना सिंध में हुआ था। अफगान का युद्ध था लेकिन सिंध में हुआ था। ठीक, सिंध में हुआ युद्ध, अफगानिस्तान का युद्ध था। इस युद्ध में अफगान पराजित नहीं हुआ, जबकि ब्रिटिश और अफगान के मध्य समझौता हुई ऑनली, क्योंकि अफगानी सेना ब्रिटिशों के मध्य भारी भी पड़ रही थी और इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं हुआ, याद रखिए। ठीक, उसके बाद द्वितीय युद्ध हुआ, तृतीय युद्ध हुआ, 3 अफगान युद्ध हो जाएंगे। आंग्ल अफगान युद्ध, आंग्ल अफगान युद्ध, ऐसे 3 अफगान युद्ध हो जाएंगे, जिसमें अफगान अपने शक्ति से, विशेष शक्ति के साथ भारी पड़ रहे थे। ठीक, फर्स्ट ही युद्ध हुआ था, तब सिंध वाले लोगों ने इस युद्ध में, सिंध की भूमि में युद्ध हुआ था। ठीक, तो अफगान तो पराजित नहीं हुआ लेकिन सिंध की भूमि में युद्ध हुआ था। इस कारण जो आपका सिंध वाले लोग विरोध कर रहे थे कि हमारी भूमि में क्यों युद्ध हो रहा, इसका क्या कारण। इसी कारणवश 1843 में सिंध में जो उस समय के सेनापति रहेंगे चार्ल्स नेपियर अपनी सेना भेजते हैं। और सेना भेजने के साथ 1843 में ये सिंध को ब्रिटिश अपने अधीन कर लेते हैं और ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लेते हैं। ठीक, उसी के कारण ये युद्ध यहाँ हुआ था। इस कारण सिंध विरोध कर रहा था ब्रिटिशों का। इसी कारण 1843 में चार्ल्स नेपियर रहते हैं, वो ब्रिटिश सेना भेजते हैं और ब्रिटिश सेना अपना सिंध में अपना अधिपत्य स्थापित करती है। और इसी अधिपत्य के साथ ब्रिटिश साम्राज्य में सिंध का भी विलय हो जाता है। सिंध विलय हो गया, पंजाब विलय हो गया, मराठा विलय हो गए, मैसूर, कर्नाटक, हैदराबाद, बंगाल, नेपाल, ये सब विलय हो गए। ठीक, अफगान ही बचा है। तो अफगान में एक बात और याद रखिए, 1893 में जब लेंस डाउन रहेंगे ना, उसी समय एक रेखा खींची जाएगी। लेंस डाउन के समय एक रेखा खींची जाएगी, बुलंद रेखा, जिससे अफगान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में दर्जा दे दिया गया। और बुलंद रेखा भारत और अफगान के मध्य खींचा गया। ठीक, जिससे अफगान ब्रिटिश साम्राज्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा, ब्रिटिश साम्राज्य अफगानिस्तान में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक, समझ पाए। अब हमारा जो बचा है तिब्बत, भूटान, बर्मा। आज ही की क्लास में देख लें तिब्बत, भूटान, बर्मा को, या फिर आगे देखेंगे। क्लास बड़ी हो गई है, थोड़ा सा देख लीजिए। चलिए, ठीक, ये रहा आपका भूटान ऐसे हिस्से में रहा। असम के बगान, चाय की बगानें, सब चीज़ इसी के पास थी भूटान के पास। जो भूटान रहा, भूटान वाले लोग जब ब्रिटिश यहाँ से ऐसे जाते थे या फिर कुछ बगान में लेने जाते थे, तो ब्रिटिश सेना को, जैसे ब्रिटिश लोग भेजते कि जाओ बगान से कॉफ़ी, चाय, कुछ भी लेके आइए जो हमारे खाद्य पदार्थ के युक्त है। तो जो भूटान वाले लोग रहते थे वो गोरिल्ला और छापामार युद्ध पद्धति से ब्रिटिश सेना को परेशान करते थे, क्षति पहुँचाते थे। ठीक, और यहाँ पर उसको मतलब देश में व्यापार करने के लिए वो तोड़ के लाते थे, तो वो सब बगानी फसलों को वो लाने नहीं देते थे।
इस कारण भूटान के जो राज्य कर रहे थे, भूटान में जिनका आधिपत्य था, उनसे 1865 में एक संधि हुई, जिस संधि में कहा गया कि हम आपको वार्षिक देय राशि देंगे और आप यहाँ हमको व्यापार करने की अनुमति दीजिए। तो इस अनुमति के साथ ही भूटान इस समझौता को मान गया। 1865 में जो संधि हुई, उस संधि के शर्तों को भूटान मान गया। वो शर्त ये थे कि आप इसमें हम आपको वार्षिक देय राशि देंगे और आप हमको व्यापार करने की अनुमति दीजिए। तो इसी समझौता के, इसी संधि के तहत जो 1865 में हुई थी, भूटान में ब्रिटिशों को व्यापार करने की अनुमति मिल गई। ठीक, तो समझ लीजिए भूटान में भी व्यापारिक संबंध स्थापित हो गए। और सिंध तो ब्रिटिशों के कब्जों में हो गया, पंजाब भी हो गया है, मैसूर में भी कब्जा, बंगाल, मराठा, सब में आधिपत्य रूप से कब्जा हो गया है। इतना ध्यान में रखिए। ठीक, आधिपत्य रूप से मतलब जी उसके एक अधिकारी रहेंगे, इन लोग शासन करेंगे बैठ ऐसे। ठीक, तिब्बत में रुक करते हैं। ठीक, तिब्बत में एक बार रुक कर लेते हैं। तिब्बत में रुक कर लेते हैं। तो तिब्बत में जो तिब्बत एक बहुत बड़ा स्वतंत्र राष्ट्र था। ठीक, तिब्बत में अधिकार करना चाहता नहीं था अंग्रेज, और रूस भी इधर से आ रहा था तिब्बत में अधिकार करने के लिए। तो अंग्रेज ये चाहता था कि रूस से उसकी मतभेद चलते ही आ रही थी, तो अंग्रेज ये चाहता था कि हम रूस से अपनी मतभेद को सही मतलब सरल कर ले, सहज कर ले, अब उसको उस मतभेद को हम क्या है मित्रता में बदल दें। तो इसी नाम से अंग्रेज हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था। रूस आ रहा था, लेकिन रूस के आते हुए हस्तक्षेप के कारण अंग्रेज ने भी तिब्बत में हस्तक्षेप किया। तिब्बत में अंग्रेजों का कोई मत नहीं था अधिकार करने का, लेकिन रूस उधर से आ रहा था। इस कारण रूस के हस्तक्षेप के कारण ही अंग्रेजों ने तिब्बत में हस्तक्षेप किया और आक्रमण किया या फिर संघर्ष हुआ। ठीक, तो ब्रिटेन जो ब्रिटिश क्राउन का शासन चल रहा था जी, अब 1857 के 58 के बाद जो भारत सरकार में ब्रिटिश क्राउन जो महारानी का शासन स्थापित हो गया था, तो उसी शासन के कारण ब्रिटेन ने नकार दिया था कि आप नहीं, तिब्बत में आप कोई भी सेना मत भेजिए। ठीक, उस समय तत्कालिक वायसराय थे लॉर्ड कर्जन को बोल दिया थे कि आप तिब्बत में सेना मत भेजिए, हमको रूस से जो मतभेद है उसको सही करना। लेकिन कर्जन ने उनको अपनी वाक कटुता और अपनी सूझबूझ से ब्रिटिश क्राउन को क्या कर दिया, उनको ब्रिटिश क्राउन जो रहे उनको क्या कर लिया, मना लिया, अपनी सूझबूझ से क्या कर दिया, उनको मना लिया। ठीक, और 1903 में कर्जन ने एक सेना भेजा, यंग हस्बैंड मिशन भेजा। ठीक, कहाँ, तिब्बत। यंग हस्बैंड मिशन तिब्बत भेजा। जैसे ही यंग हस्बैंड मिशन गया, लहसा की संधि हुई, तिब्बत और ब्रिटिशों के मध्य लहसा की संधि हुई, और लहसा की संधि हुई और उसी के साथ तिब्बत और ब्रिटिश सरकार मतलब ब्रिटेन के मध्य व्यापारिक संबंध स्थापित हो गए। और बाद में आगे चलकर भारत जब स्वतंत्र हुआ, उसके बाद तिब्बत दो बफर स्टेट के रूप में स्वतंत्र स्टेट बना। बफर स्टेट का मतलब ये होता है दो शक्तिशाली देशों के मध्य का स्टेट बफर स्टेट कहलाता है। दो शक्तिशाली कौन, ऊपर में चीन और नीचे भारत, दो महाशक्तिशाली देशों के मध्य का जो देश रहता है उसको बफर स्टेट के रूप में बाद में तिब्बत उभरा। ठीक, समझ पाए। यहाँ से बर्मा बस एकमात्र बचा है। तो बर्मा में इतना ही याद रखिए, ब्रिटिशों का आधिपत्य स्थापित हो गया था। ठीक, बर्मा में ब्रिटिशों का आधिपत्य समझ लीजिए 1930 तक ब्रिटिशों का अधिकार रहा बर्मा में। उसके बाद बर्मा को 1935 में ब्रिटिशों ने अपने हिस्से से, अपने अधिकार से अलग कर दिया, अलग देश बन गया। 1935 में बर्मा म्यांमार का विभाजन हो गया। ठीक,
वही लिखा है 1935 में बर्मा म्यांमार का विभाजन होगा। इससे पहले बर्मा भी जो था, बर्मा म्यांमार, ये भी ब्रिटिश का हिस्सा हुआ करता था। ओके ओके, ठीक, समझ पाए, समझ में आया, पूरे हो गए, जितना जितना बताया वो सब। देखिए यहाँ पास कर्नाटक हैदराबाद बताया आप लोग को कल, मैसूर मराठा बताया था, आज बताया बंगाल, पंजाब, अफगानिस्तान, सिंध, तिब्बत, नेपाल, भूटान, बर्मा। पूरे भारत में अब ब्रिटिशों का कब्जा हो गया और पूरे भारत के जितने भी रियासत रहे, जितने भी अलग से देश रहे, वो सब पे किसका कब्जा हो गया जी? ब्रिटिशों का कब्जा हो गया। ब्रिटिशों को व्यापारिक संबंध और ब्रिटिश ने कुछ रियासतों को अपने ब्रिटिश साम्राज्य में विलय करा लिया, अधीन करा लिया अपने। ठीक, यहीं से आपके ब्रिटिशों के रियासतों में अधीन कराया, वो सब आपको मैं बता दिया कैसे कैसे कराया, कब कब कराया, कौन से सन में कराया। ठीक, इस कंटेंट को आप नोट करिए, इस कंटेंट को लिखिए, उसी के हिसाब से आपको मेंस में भी लिखना है और प्री में भी लिखना है। तो प्री में भी क्वेश्चन क्रैक करने हैं, तो ध्यान में रखिए, अच्छे से पढ़िए और इस टाइम का सदुपयोग करिए, समय व्यर्थ ना करें। आप अपने घर में ही पढ़ते रहिए, मेरी क्लासेस अटेंड करिए, ऑनलाइन क्लासेस। ठीक, ये मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको अच्छे समझिए। समझ नहीं आए तो मेरे को यूट्यूब में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरा यूट्यूब में नंबर डलता है, उस नंबर में आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं या फिर मेरे स्टूडेंट व्हाट्सअप ग्रुप में पूछ सकते हैं। ठीक, इसके बाद हम कल छत्तीसगढ़ का इतिहास देखेंगे, उसके बाद भारत के इतिहास में इससे आगे और नया पॉइंट लेके आऊँगा मैं आप लोग के लिए। ओके, ठीक, पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। थैंक यू। घर में रहें, स्वच्छ रहें, सुरक्षित रहें, ठीक, और पढ़ते रहें, अपने गोल पे, अपने टारगेट पे ध्यान दें। ओके, थैंक यू सो मच। बाकी की आगे की क्लास हम कल पढ़ते हैं। कल हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ का इतिहास। आज आपके भारत के इतिहास का, मॉडर्न इंडिया में ब्रिटिशों की भारत में सत्ता कैसे स्थापित हुई, कैसे रियासतों को उन्होंने अपने अधीन किया, ये सब का पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आज हमने देख लिया है मॉडर्न इंडिया। ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, पढ़ते रहें।